कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे। आज मैं आपको केबीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था 2023 फरवरी में, उसके पीवाई करवाने जा रही हूँ। ये आपका जो बिहार में बीपीएससी के थ्रू नई वैकेंसी आने वाली है पीजीटी की इकोनॉमिक्स की, उसमें भी बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको। और ईएमआरएस की जो वैकेंसी आई हुई है, जिसका एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, उसके लिए भी बेनिफिशियल होगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मोड इफ़ वैल्यू ऑफ मीडियन इज 35 एंड वैल्यू ऑफ मीन इज 30। यानी कि माध्यक का मूल्य अगर 35 है और माध्य 30 है तो इसमें बहुलक कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो मैं ये आपको फार्मूला के थ्रू बताती हूँ। तो मोड बराबर होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो अब इसको मैं आप कट कर देती हूँ, फिर से आपको बताती हूँ। तो इसमें हो जाएगा आपको 35 इंटू 3 माइनस 30 इंटू 2। तो ये हो जाएगा आपको 105 माइनस 60 बराबर 45। तो ये हमारा मोड का वैल्यू हो जाएगा, यानी कि ए इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें कह रहा है कि आप जो ये दिया हुआ है सीरीज, उससे मीडियन यानी कि, तो इसमें 9 दिए हुए हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा के दिया है। तो 1 2 3 4 5, इधर से भी ये 5 आ रहा है, और 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा, यानी कि 66। ऐसे सीरीज अगर सजा के नहीं दिया होता है तो उसको सजा देते हैं। और ये जो ऑड दिया है इसलिए इसको दोनों तरफ से पांचवा को चुन लिया है। अगर ये इवन दिया रहता तो फिफ्थ और सिक्स दोनों आइटम को चुन के प्लस करके उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, वही हमारा माध्य हो जाएगा, सॉरी माध्यिका हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर वही 66 होगा। तीसरा क्वेश्चन है कि the mean marks of 100 students were found to be 50. Later on, it was found that a score of 55 was misread as 85। यानी कि ये कह रहा है कि 100 विद्यार्थियों का जो माध्य यानी कि मीन है वो 50 है, जबकि ये पाया गया है कि 55 के बदले 85 लिख दिया गया है। ठीक है, तो अब जब हम इसको करेक्ट करेंगे तब हमारा मीन क्या आएगा। तो सबसे पहले तो हम टोटल निकालने के लिए 100 इंटू 50 करेंगे, जो कि हमारा हो जाएगा 5000। ठीक है, अब 5000 में से माइनस कर देंगे 85 को और प्लस कर देंगे 55 को, तो हमारा ये आ जाएगा 4965। ठीक है, और अब 4965 को डिवाइड कर देंगे, टोटल नंबर कितना है 100, तो 100 से जब डिवाइड करेंगे 49.65 ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, 49.65 हो जाएगा, जिसको कि आंसर में 49.7 यानी कि थर्ड ले लिया गया है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि जो ये सीरीज दिया गया है, जैसे कि बच्चों के मार्क्स दिए गए हैं, इसमें मोड क्या है। तो मोड वो नंबर होता है जो कि सबसे ज़्यादा बार आया हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि 48 जो है वो 3 बार आया है, 50 एक बार आया, 36 2 बार आया, ऐसे बाकी संख्या है जो दो एक एक बार आए हैं। तो इसका जो मोड हो जाएगा वो 48 हो जाएगा, बिकॉज कि ये सबसे ज़्यादा बार आया है। अब 60 है, इसमें पूछा है कि हार्मोनिक मीन का करेक्ट फार्मूला क्या होगा, तो इसमें 2 हो जाएगा। अब आता है 66। तो इसमें पूछा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। तो इसमें मानक विचलन का मूल्य क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। ठीक है,
तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। फार्मूला, इसका फार्मूला होता है सिग्मा बराबर रूट अंडर समेशन एक्स स्क्वायर बाई एन। इसी फार्मूला पे इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे आपको कि ये जो सीरीज दिया है उसको ऐसे एक्स लिख के 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70, ठीक है। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, तो मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। तो x बराबर 280 बाई 7 है ये, तो इसीलिए 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 40 मीन। अब हम क्या करेंगे सेकंड में कि x जो हमें निकालना है तो x बराबर हो जाएगा x माइनस एक्स बार, ठीक है। तो हमारा x बार क्या है, यानी कि मीन क्या है, 40 है। तो 40 में से आपको 10 में से 40 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -30, -20, -10, 0। अब आ जाएगा 10, 20, 30, ठीक है। ये सीरीज आ गया। अब क्या करेंगे, x का स्क्वायर कर देंगे। तो 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900, और 20 का 400, 10 का 100, 0, फिर 100, 400 और फिर 900। अब इसको जोड़ देंगे तो जो हमारा एक्स स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर का टोटल वैल्यू आपको आ जाएगा 2800। वो आप वहाँ से पॉज करके उसको पहले कॉपी में लिख लेना, फिर आप निकालना। अब आ रहा है कि हमारा फार्मूला है एक्स बरा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। तो 2800 डिवाइडेड बाई 7, तो ये कितना आ जाएगा आपको, ये आ जाएगा 400, और 400 रूट में है तो ये बाहर जाएगा तो 20 हो जाएगा। तो हमारा आंसर स्टैंडर्ड डेविएशन का 3 हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन को मानक विचलन कहते हैं हिंदी में। अब पूछा है 67 नंबर क्वेश्चन कि टाइम रिवर्सल टेस्ट कैसे सेटिस्फाइड होता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है P01 इंटू P10 बराबर 0, लेकिन इसका सही आंसर होगा थर्ड, P01 इंटू P10 बराबर 1। 68, which of the following are correct? In the short run, as long as average product increases, marginal product is greater than the average product. और सेकंड है द एवरेज प्रोडक्ट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग बिफोर द मार्जिनल प्रोडक्ट। तो इसका मैं आपको पहले तो हिंदी भी दिखा देती हूँ कि अल्पकाल में जब तक औसत उत्पाद बढ़ रहा होता है, सीमांत उत्पाद जो होता है औसत उत्पाद से अधिक होता है। और सेकंड है औसत उत्पाद जो है वो सीमांत उत्पाद से पहले घटना शुरू हो जाता है। तो इसमें जो है वो फर्स्ट ऑप्शन ही केवल सही है। जैसे कि फिगर में आप देखेंगे कि जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है और एवरेज प्रोडक्ट यहाँ धीरे से बढ़ता है, लेकिन वो इससे बाद से घटना शुरू होता है। और जब मार्जिनल प्रोडक्ट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होता है तो एवरेज प्रोडक्ट जो है वो मार्जिनल प्रोडक्ट से नीचे होता है। नेक्स्ट है 69 क्वेश्चन, 269 क्वेश्चन। इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, यानी कि इसमें से गलत कौन सा है, ठीक है। तो पहला है कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है वो बराबर होता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इनटू क्वांटिटी, यानी कि मात्रा से जब इनटू कर देते हैं तो टोटल, तो ये सही है। सेकंड है इसमें कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बराबर होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जब आउटपुट से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी सही है, दूसरा भी। तीसरा है कि एवरेज कॉस्ट बराबर होता है आपको वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को जोड़ने के बाद, तो ये भी सही है। चौथा दिया है कि मार्जिनल कॉस्ट को निकालते हैं टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी यानी कि मात्रा से डिवाइड करने के लिए, यही गलत है। ये जो है मार्जिनल कॉस्ट को निकालते हैं
डेरिवेटिव निकाल के, जब टीसी का टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव निकालते हैं तब जाके हमारा मार्जिनल कॉस्ट निकलता है। इसमें हिंदी इंग्लिश सेम ही है, इसलिए मैंने हिंदी को नहीं पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, यानी कि कॉब डगलस जो उत्पादन फलन होता है उसके अनुसार जब अल्फ़ा प्लस बीटा होगा, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा ग्रेटर देन होगा 1 से, यानी कि अल्फ़ा बीटा 1 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, इंक्रीजिंग रिटर्न्स होगा। अब हिंदी में देख लीजिए, वही होगा पैमाने का बढ़ता फलन, ठीक है। हिंदी में भी देख लीजिए आप लोग, पैमाने का बढ़ता प्रतिफल जो होगा ए प्लस बी में, इसमें होता है कि जब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है 1 के, तो यहाँ हो जाता है कांस्टेंट, यानी कि वो स्थिर हो जाता है जो बी में दिया है। और अल्फ़ा प्लस बीटा जब लेस देन 1 होता है, यानी कि 1 से कम होता है, तो यहाँ पैमाने का घटता हुआ फलन जो दिया है तीसरे में, यानी कि डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें दिया हुआ है कि इन अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व में प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है, यानी कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मांग वक्र में मांग की कीमत की लोच क्या होगी। तो जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है उसमें हमेशा यूनिटी इलास्टिक होती है, यानी कि तीसरा हो जाएगा यूनिटरी इलास्टिक, यानी कि इकाई लोचदार। तो कैसा इसका शेप होता है, इसका शेप ऐसा होता है। तो इसके हर एक पॉइंट पे जो इलास्टिसिटी जो होता है वो इकाई के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि क्रॉस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला मतलब कैसे दर्शाते हैं उसको, यानी कि मांग की तिरछी लोच का सही सूत्र क्या है। तो जस्ट अ मिनट, तो इसका हो जाएगा आपको सेकेंड नंबर, टू हो जाएगा इसका, चेंज इनटू क्वांटिटी एक्स बाय चेंज इनटू प्राइस ऑफ वाई इनटू प्राइस ऑफ वाई डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ एक्स। आप हिंदी वाले में भी देख लें, इसका भी वही होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में वही दिया हुआ है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है दर्शाया गया है इसमें कौन सा गलत है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, मतलब कि गलत है। तो इसमें आपको हो जाएगा, आपको दिखा देती हूँ, दूसरा जो है ना वही गलत है, जैसे कि तीसरा भी सही है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई बराबर माइनस पी प्राइस ऑफ एक्स बटा प्राइस ऑफ वाई, और दूसरा में क्या कर दिया है, प्राइस ऑफ वाई बटा प्राइस ऑफ एक्स कर दिया है, वहाँ मनी से इंटू करवा दिया है, ठीक है। तो इसका दूसरा ही गलत होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट रिगार्डिंग टू कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, मतलब कि गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण के संबंध में इसमें से कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए पढ़ते हैं, द मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिसेज विथ इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी, यानी कि एक वस्तु के उपयोग में वृद्धि के साथ साथ उसमें मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो घटती जाती है। तो ये बात बिल्कुल सही है, मार्जिनल यूटिलिटी कांट भी नेगेटिव, ये गलत है, मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो गलत भी मतलब नेगेटिव भी जा सकता है, तो इसका ऑप्शन ए केवल सही होगा। अब 75, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो इसमें है कि द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज यू सेप्ट, ये भी सही है, द डाउनलोड स्लोपिंग पार्ट ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट करस्पॉन्डिंग इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ये सही है, द अपवर्ड स्लोपिंग पार्ट ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व करस्पॉन्डिंग डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, ये भी सही है। चौथा है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कट्स द लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व एट इट्स मिनिमम पॉइंट, यही यहाँ पे गलत है। 75
तो इसको हिंदी में देख लीजिए, जैसे कि दिया है दीर्घकालीन औसत लागत वक्र यू आकार का होता है, ये सही है। यहाँ आप पढ़ लीजिएगा, हिंदी में भी 2 3, यहाँ चौथा गलत है। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटता है, ये पॉइंट इसका गलत है 75 का। अब आते हैं 76 पे। तो इसमें पूछ रहा है इसमें भी कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो पूछ रहा है परफेक्ट कंपटीशन में कौन सा सही नहीं है। तो परफेक्ट कंपटीशन का पहले देखिए कैसे होता है। यहाँ होता है तो यहाँ प्राइस जो होता है वो बराबर होता है एवरेज रिवेन्यू और बराबर होता है मार्जिनल रिवेन्यू के, ठीक है। इसमें सब बराबर होते हैं। तो पहला दिया है कि मार्जिनल रिवेन्यू बराबर होता है प्राइस के, तो ये सही है, यानी कि सीमांत आगम कीमत के बराबर होता है। एवरेज रिवेन्यू हायर देन द प्राइस, ये गलत है, क्योंकि एवरेज रिवेन्यू जो तीसरा में दिया है कि इज इक्वल टू प्राइस, तो यहाँ ये सही हो जाएगा। तो इसमें दूसरा जो है वो आपको गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77। इसमें पूछ रहा है कि प्राइस जो प्राइस फ्लोर होता है उसमें क्या होगा। ये पूछ रहा है कि एक प्रभावी न्यूनतम कीमत के कारण क्या होता है। तो पहला है कि एक्सेस डिमांड हो जाएगा, ये गलत है। दूसरा है कि एक्सेस सप्लाई होगा। तीसरा है कि शॉर्टेज ऑफ डिमांड होगा। चौथा है कि शॉर्टेज ऑफ सप्लाई होगा। तो इसका सेकंड सही होगा, यानी कि सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा। अब आप समझ लीजिए कि ये जो प्राइस फ्लोर या जो न्यूनतम कीमत, ये होता क्या है। तो इसमें क्या होता है ना कि जो प्राइस होता है उसको, जैसे कि यहाँ डिमांड हो गया, ये सप्लाई हो गया, तो यहाँ इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया, ठीक है। लेकिन प्राइस फ्लोर में आपको क्या किया जाता है कि इससे ज़्यादा प्राइस आपको फिक्स की जाती है, ठीक है। तो जब ज़्यादा प्राइस फिक्स की जाएगी तो जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उनको क्या होगा, उनको बेनिफिट होगा प्रोड्यूसर को, तो वो अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे, इसीलिए यहाँ एक्सेस सप्लाई हो जाएगा। तो इसका आंसर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ प्राइस सीलिंग इज बाइंडिंग इन व्हीट मार्केट इट विल लीड टू अ सिचुएशन ऑफ। तो यदि गेहूं के बाजार में अधिकतम कीमत प्रभावी हो तो हो जाएगा इसका डिमांड बढ़ जाएगा। डिमांड कैसे बढ़ जाएगा कि प्राइस सीलिंग क्या होता है। प्राइस सीलिंग जो होता है, यहाँ डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया, ये इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया। तो गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइस यहाँ फिक्स कर देती है। तो जब प्राइस कम होगा तो लोग क्या करेंगे, इसका डिमांड बढ़ाएंगे, और इसी वजह से यहाँ एक्सेस डिमांड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि क्वांटिटी डिमांड इतना है, क्वांटिटी सप्लाई इतना है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस निकालना है। नीचे भी वही हिंदी सेम ही है कि मांग और पूर्ति दिया हुआ है और उसमें आपको प्राइस निकालना है। तो इसमें आप क्या करेंगे, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ सेकेंड। इसमें आप करेंगे कि 1200 माइनस पी बराबर कर देंगे 900 प्लस 2p, यानी कि डिमांड और सप्लाई को बराबर कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा आपको 1200 में से 900 के 300, और प्राइस क्या हो जाएगा 3p, 3p हो जाएगा। अब प्राइस बराबर हो जाएगा आपको 100। तो यहाँ फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन अ गुड एंड इट्स प्राइस मूव इन अपोजिट डायरेक्शन द प्राइस इलास्टिसिटी विल बी। तो यहाँ पूछ रहा है कि यदि एक वस्तु की कुल व्यय उस वस्तु की कीमत के विपरीत दिशा में चल रही है तो क्या होगा। तो यहाँ आपको हो जाएगा जो इलास्टिसिटी है, यानी कि लोचता जो है वो मोर देन 1 होगा। तभी तो वो, जैसे कि प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी कम कर रहा है, ठीक है, प्राइस घट गई तो क्वांटिटी, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द शेप ऑफ यूनिटरी इलास्टिसिटी डिमांड कर्व विल बी। तो इकाई लोच मांग का वक्र क्या होता है, जो हम लोग ने ऊपर ही देखा है, तो इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। फर्स्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन केस ऑफ गिफिन गुड्स। तो गिफिन गुड्स में क्या होता है,
तो गिफिन गुड्स जो होता है उसमें इनकम इफ़ेक्ट जो होता है वो प्राइस जो सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट होता है उससे ज़्यादा होता है, इसलिए इसका थर्ड हो जाएगा। गिफिन गुड्स में क्या होता है, इनकम इफेक्ट भी आपका पॉजिटिव होता है और प्राइस इफेक्ट भी पॉजिटिव होता है, बस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यहाँ नेगेटिव होता है। और मैं यहाँ एक सीरीज चलाने जा रही हूँ जो कि बीपीएससी के लिए और ईएमआरएस के लिए, दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट रहेगा। इसमें मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों क्वेश्चन लिया है, तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आ रहा है। दूसरी चीज़, अगर आप चाहते हैं कि कुछ और मैं आपको पढ़ाऊँ या कुछ आपका है इसमें प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, इससे मुझे थोड़ा सा अच्छा फील होगा आपके लिए कुछ नया करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। द डिमांड फॉर अ गुड एंड द प्राइस ऑफ इट्स कम्प्लीमेंट्री गुड विल बी। तो जो डिमांड किसी वस्तु की होती है, एक वस्तु की मांग और उसके पूरक वस्तु जो कम्प्लीमेंट्री होता है उसके बीच क्या रिलेशन होता है, ठीक है, इसे हमें दर्शाना है। तो इसमें हो गया कि नेगेटिव रिलेशन होता है। कम्प्लीमेंट्री गुड क्या होते हैं, जैसे कि कार और पेट्रोल हो गया, तो दोनों ही एक दूसरे के बिना, मतलब कार में पेट्रोल जब तक नहीं जाएगी कार चल नहीं पाएगी, तो वैसी वस्तुओं को जो कम्प्लीमेंट्री वस्तु कहते हैं। तो एक की भी प्राइस बढ़ेगी ना तो दूसरे की डिमांड वहाँ क्या होती है, वो कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज x एंड y आर सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड इफ प्राइस ऑफ y इंक्रीजेज द डिमांड कर्व x विल बी। तो 84 का आपको शिफ्ट राइट वर्ड होगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड क्या होता है ना, वो पॉजिटिव, मतलब एक दूसरे से पॉजिटिवली रिलेटेड होता है। एक वस्तु की, जैसे कि यहाँ बोल रहा है कि प्राइस ऑफ वाई इंक्रीज हो गया, मतलब कि वाई की कीमत बढ़ गई, तो एक्स की मांग क्या होगा, तो एक्स की जो चूँकि उसका सब्स्टिट्यूट है तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा। जैसे कि आप देखो चाय और कॉफ़ी क्या होते हैं, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होते हैं। तो उनका क्या होता है कि अगर चाय की प्राइस बढ़ जाएगी ना तो हम कॉफ़ी कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये शिफ्ट राइट वर्ड हो जाएगा, यानी कि उसका डिमांड बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। इसमें कह रहा है कि डिमांड फंक्शन ऑफ टू कंज्यूमर ए एंड बी आर गिवन एज। तो डिमांड फंक्शन पहले का दिया है आपको, डी ए का 10 माइनस पी और डी बी का 15 माइनस पी। हिंदी में वही दिया है कि दो उपभोक्ता ए एंड बी के मांग फलन इस प्रकार दिए गए हैं कि डिमांड ए बराबर 10 माइनस पी और डिमांड बी। तो इसमें एक ये नीचे कंडीशन दिया है कि प्राइस जो है वो 15 से ऊपर रखना है, लेकिन जब हम दोनों के डिमांड को जोड़ते हैं, ठीक है, जैसे कि 10 माइनस पी प्लस 15 माइनस पी, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 2p। तो जब p का वैल्यू हम 15 से ऊपर रखेंगे, जैसे कि सपोज़ p का वैल्यू हमने 16 रख दिया, तो 32 हो जाएगा, ठीक है। 25 माइनस 32, तो डिमांड कभी भी ना नेगेटिव में नहीं होता है, इसलिए यहाँ हम 15 से जब भी ज़्यादा लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा मांगी गई मात्रा जो हो जाएगी वो 0 0 हो जाएगी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 4। यहाँ मैंने 25 क्वेश्चन आपको करवाए हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे को क्वेश्चन करवाऊँगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और लाइक करिए वीडियो को और शेयर करिए जिन लोगों को ज़रूरत है। थैंक यू।